इनकम टैक्स से जुड़े नियमों को आसान बनाने में जुटी सरकार, बदलाव के लिए मसौदा तैयार। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। टीसीएस के नतीजे अनुमान के मुताबिक मार्जिन रहा अनुमान पर खरा, लेकिन डॉलर रेवेन्यू में 2% की कमजोरी। हालांकि कंपनी ने हासिल की $10 बिलियन की डील। इस साल ज्यादा कैंपस हायरिंग करने पर दी जोर। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। मिड और स्मॉल कैप में बिकवाली। रियल्टी, एनर्जी, तेल गैस इंडेक्स गिरावट पर बंद। मेटल, इंफ्रा, आईटी शेयरों में बिकवाली। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में तैयारियों का जायजा। इधर इंडिया अलायंस के फ्यूचर पर कंफ्यूजन बढ़ा। ओडिशा के भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को भी दिखाई हरी झंडी। भारत में मर्सिडीज बेंज की पॉपुलर जी वैगन का इलेक्ट्रिक वर्जन G580 लॉन्च। एक शोरूम कीमत 3 करोड़ रुपए। 4.7 सेकंड में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का दावा। इनकम टैक्स से जुड़े नियमों को आसान बनाने के लिए सरकार बजट के दौरान इनकम टैक्स में बदलाव पेश कर सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इन बदलावों का मसौदा तैयार कर लिया गया है। पूरी जानकारी के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताएं लक्ष्मण जी, क्या ऐलान होने की उम्मीद है? जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस बार के बजट में इनकम टैक्स एक्ट के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया जा सकता है। इसका ऐलान वित्त मंत्री के बजट भाषण में भी आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ फाइनेंस बिल में इन जरूरी बदलावों के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं। और इन बदलावों के पीछे मकसद ये है कि इनकम टैक्स कानून से जुड़ी हुई जो परेशानी है टैक्स पेयर्स के लिए, उन परेशानियों को दूर किया जाए। मिसाल के तौर पर टैक्स के नियम काफ़ी ज़्यादा पेचीदे होते हैं, क्लिष्ट होते हैं, तो उन नियमों को आसान बनाया जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट के कई सारे प्रावधानों को खत्म किया जाएगा। किन किन हालात में डिमांड नोटिस आ सकता है, इसको ज़्यादा पारदर्शी बनाया जाएगा। डिमांड नोटिस आ गया तो इससे कैसे निपटें, इसके लिए ज़रूरी और आसान प्रावधान किए जाएंगे। लिटिगेशन में मामला जाता है तो उससे कैसे निपटा जाए, तय समय सीमा के भीतर लिटिगेशन कैसे खत्म किया जाए, वहाँ पर लोगों को दिक्कत ना हो, इसके भी ज़रूरी प्रावधान किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर कहें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो संकल्पना है उसको इनकम टैक्स एक्ट में और इनकम टैक्स पेयर्स के लिए साकार किया जाएगा और इसके जरूरी प्रावधान आप इस बार के बजट में देख सकते हैं। और इधर बजट बनाने वाली टीम भी बदल गई है बजट से पहले। डिटेल बता रहे हैं लक्ष्मण रॉय। जिस बजट का हम आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, आपको मिलवाता हूं उस टीम से जो उस बजट को बना रही है। उस टीम की मुखिया हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लगातार 8वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं और उनमें इस बजट को बनाने में वित्त मंत्री की मदद कर रही है अधिकारियों की एक खास टीम, जिनका मैं एक एक करके परिचय कराऊंगा। सबसे पहले परिचय कराऊं आपको तुहिन कांता पांडे साहब से, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी का मतलब सारे वित्त मंत्रालय के जितने सेक्रेटरी हैं उन सबके कोऑर्डिनेशन का एक सबसे सीनियर मोस्ट सेक्रेटरी होता है। लेकिन इनके ऊपर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है रेवेन्यू सेक्रेटरी का। रेवेन्यू सेक्रेटरी बजट बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कितना टैक्स बढ़ाना है, कहां टैक्स घटाना है, ये सारा हिसाब किताब यही करते हैं। लेकिन एक दूसरे अधिकारी से आपको मुलाकात करवाता हूं, वो है अजय सेठ। अजय सेठ इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी हैं। इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट जो होता है बजट बनाने की प्राथमिक जिम्मेदारी उनकी होती है। और ये अजय सेठ जो है 1987 बैच के कर्नाटका कैडर के ऑफिसर हैं।
4 बार बजट पेश करने का अनुभव है। इनसे पहले तुहिनकांत पांडे जी थे, उनको 5 बार बजट पेश करने का अनुभव था। तो इनके ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी है, जो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं। तीसरे अधिकारी हैं मनोज गोविल साहब, जो कि एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हैं। एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी का मतलब ये हो गया कि बजट में कहां कहां खर्च किया जाना है उसका हिसाब किताब यही रखते हैं। कितनी कंजूसी से काम करेंगे, इसी पर सारा हिसाब किताब, खजाने का बोझ उस पर दिखता है। और ये जो है 1991 बैच के IAS ऑफिसर हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अजय गोविल साहब के लिए यह पहला बजट होने वाला है। दूसरे अधिकारी हैं M नागराजू, इनके लिए भी यह पहला बजट होगा। ये बैंकिंग सेक्रेटरी हैं, जिनको कहा जाता है कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी हैं, यानी बैंकिंग और इंश्योरेंस से जुड़े हुए मामले जितने भी ऐलान होंगे बजट में, इसकी जिम्मेदारी इनके ऊपर होगी। अब आइए आपकी मुलाकात कराता हूं अगले अधिकारी से। ये जो है खासतौर से अरुणेश चावला जी, ये कुछ ही दिन पहले तक रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, लेकिन एन वक्त पे उनको रेवेन्यू सेक्रेटरी की जिम्मेदारी हटा करके विनिवेश विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। हालांकि अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए बहुत अच्छी खासी डिग्री इनके पास है, IMF में रह चुके हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इन्होंने डॉक्टरेट की है, मास्टर की डिग्री हासिल की है। अब विनिवेश विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो कौन सी कंपनी को बेचा जाएगा, इसका जो ऐलान होगा तो समझिए यही तय कर रहे होंगे। तो इनके ऊपर भी काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। अब एक अगले अधिकारी से आपकी मुलाकात करवा रहा हूं, वह है आपको रवि अग्रवाल। ये चेयरमैन है CBDT के चेयरमैन का मतलब ये हुआ कि इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के जो मुखिया हैं वो यही रवि अग्रवाल साहब हैं। किस सेक्शन के तहत कितनी छूट देनी है, किस सेक्शन के तहत छूट लेनी है, ये सब यही तय करेंगे तकनीकी तौर पर। तो इनकी भूमिका काफी अहम रहती है और इनकी भूमिका पर सबकी नजर रहती है। एक और अधिकारी हैं, वो है आपको CBIC के चेयरमैन संजय अग्रवाल साहब। CBIC मतलब कहां पे एक्साइज ड्यूटी घटानी गई है, कहां पे एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी है, ये सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है। तो इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। तो ये पूरी जो टीम आप देख रहे हैं, ये वित्त मंत्री की टीम है, जो वित्त मंत्री को बजट बनाने में मददगार साबित होंगी। और ये इसमें कई अधिकारी पहली बार अनुभव पा रहे हैं बजट बनाने का। तो मुझे लगता है कि ये जो नए अधिकारियों की पौध है और पहली बार अनुभव है, तो शायद कुछ नए आइडियाज आएगा और बजट में इसकी झलक देखने को मिलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं आज के बाजार की। आज निफ्टी वीकली एक्सपायरी का दिन था। बाजार में दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 528 पॉइंट गिरकर 77,620 पर, निफ्टी 162 पॉइंट गिरकर 23,527 पर बंद हुआ। मेटल, इंफ्रा, IT शेयरों में बिकवाली रही। पूरी डिटेल्स बता रहे हैं यतिन मोता। बिल्कुल, अगर हम बाजार की बात करें तो थोड़ा बहुत धीमापन आज के सत्र में भी देखने को मिला। पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में प्रेशर है, लेकिन स्टॉक्स जो आज भी ऐसे मार्केट में ऊपर थे, यहाँ आपको दिखेगा बजाज ऑटो, नेस्ले, HUL और M&M जैसे काउंटर्स जो खबरों के आधार पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा रहे थे। इसके अलावा मेटल शेयर्स और सरकारी कंपनियों में थोड़ी बहुत बिकवाली का माहौल था। तो अगर हम देखें ONGC, BPCL जैसे काउंटर्स में 2-2% की गिरावट। इसके अलावा टाटा स्टील, JSW स्टील जैसे काउंटर्स में भी आपने एक बड़ा डाउनटिक देखा। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो आज केमिकल शेयर्स पे फोकस था। दोनों ही SRF, नवीन फ्लोरिन 9 से 10% की तेज़ी के साथ बंद हुए और नए 52 हफ्ते की चरम पे पहुंचे। इसके अलावा मैरिको और NLC इंडिया जैसे काउंटर्स में भी अच्छी खासी खरीदारी का माहौल रहा। लूजिंग साइड पे आपको ऑयल इंडिया, तेजस नेटवर्क जैसे काउंटर दिखेंगे। इसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स में भी आज 6 से 7% की हेवी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। और आपका चहेता चैनल CNBC आवाज़ 20 साल पूरे करने जा रहा है। 13 जनवरी को इसकी 20वीं सालगिरह होगी। हम इन 20 सालों को समृद्धि का अमृत काल कह रहे हैं, क्योंकि इन 2 दशकों में हर मोर्चे पर क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। मार्केट की 20 सालों की समृद्धि यात्रा बता रही हैं हमारी सहयोगी मिताली जैन। आज बात करते हैं CNBC आवाज के एक ऐसे सफर की जो पिछले 20 सालों में नए बेंचमार्क सेट करते हुए हमें सिर्फ एक बिजनेस न्यूज चैनल ही नहीं बल्कि भारत की समृद्धि का एक अहम हिस्सा भी बनाता है। यह है आवाज के 20 साल समृद्धि का अमृतकाल। एक नजर डालते हैं उन अहम ट्रिगर्स पर जो एक बात साफ करते हैं, पिछले 20 साल से फाइनेंशियल ग्रोथ ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक इवोल्यूशन का भी एविडेंस रहा है और CNBC आवाज ने इस इवोल्यूशन में हर कदम पे आपका साथ दिया है। 2005 में डीमैट अकाउंट्स की अगर बात करें तो जो आंकड़ा 70 लाख लोगों का था वो आज पहुंच के 19 करोड़ के डीमैट्स तक पहुंच चुका है। ये सिर्फ एक नंबर ही नहीं बल्कि भारत के रिटेल इन्वेस्टर्स की ग्रोइंग पावर का प्रतीक है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की साइज की बात करें तो 2005 में 8.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री साइज आज पहुंच चुकी है 69 लाख करोड़ पर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs का आंकड़ा 900 से बढ़कर पहुंच चुका है 12,000 तक।
ये बताता है कि कैसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स भारत पर अपना विश्वास दिखलाते हैं। अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो ये भी समृद्धि का सूत्र बन चुके हैं। गोल्ड जो 2005 में 6,500 पर था, आज बढ़कर पहुंच गया है 80,000 पर, यानी कि 1130% की अच्छी खासी ग्रोथ। सिल्वर में भी 736% का एक जबरदस्त रिटर्न देखने को मिला। 11,000 का आंकड़ा आज पहुंच गया है 92,000 के आसपास। तो सीएनबीसी आवाज के 20 साल सिर्फ एक सफर नहीं, एक मिसाल है बिजनेस न्यूज को हर घर तक पहुंचाने की और एक नए भारत का सपना साकार करने की। आगे के साल और भी नई ऊंचाइयां लेकर आएंगे। तब तक के लिए ये थे आवाज के 20 साल, समृद्धि का अमृतकाल। और टीसीएस के तीसरी तिमाही के नतीजे भी आ गए हैं। नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं। Q3 में मुनाफा 11,909 करोड़ रुपए से बढ़कर 12,380 करोड़ रुपए हुआ है। एबिट 15,465 करोड़ रुपए से बढ़कर 15,657 करोड़ रुपए है। एबिट मार्जिन 24.1% से बढ़कर 24.5% पे पहुंचा है। लेकिन आय में गिरावट दिखी है। यह आंकड़ा 64,259 करोड़ रुपए से घटकर 63,973 करोड़ रुपए पर आ गया है। वहीं कंपनी ने 10 रुपये प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड और 66 रुपये प्रति शेयर स्पेशल डिविडेंड देने का ऐलान भी किया है। लेकिन एट्रिशन रेट 12.3% से बढ़कर 13% हो गया है। और नतीजों पर टीसीएस के सीईओ के कृतिवासन ने कहा है कि कंपनी के लिए Q3 मुश्किल रहा और मेजर मार्केट्स में ग्रोथ नेगेटिव रही। We had negative sequential growth in all geographies, all major geographies, and to some extent that had a seasonality, and we've been calling out the trends in Q3. Most of Q3 were showing a softness in discretionary demand. So both these contributed to the negative sequential growth in all major markets. But the point that we wanted to emphasize here is the TCV going up after 2 quarters, and TCV going up in North America, going up in BFSI, CBG. All of them portend well for our, at least gives us a confidence on medium term. दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज पार्टी नेताओं के साथ मैराथन बैठक कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में हो रही मीटिंगों में नड्डा प्रदेश के प्रभारियों और अलग अलग चुनाव समितियों के प्रमुखों से साथ बातचीत कर रहे हैं। मीटिंग में चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को चुनाव मैदान में घेरने की रणनीति भी बन रही है। इस संबंध में प्लानिंग की रूपरेखा भी बनाई जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली के जाट और 5 अन्य ओबीसी जातियों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने लिखा है कि प्रधानमंत्री ने 2015 में दिल्ली के जाट नेताओं से वादा किया था कि जाट को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाएगा, लेकिन 10 साल के उनके साथ के बाद भी उनके साथ वादा खिलाफी हुई है। दिल्ली में जाट, रावत, रौनियार, राय तंवर, चारण और ओड जातियां ओबीसी की सूची में है, लेकिन केंद्र की सूची में नहीं है। इसके चलते उन्हें यूनिवर्सिटी एडमिशन और नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। केजरीवाल ने कहा है कि वो जाट समेत इन जातियों की लड़ाई लड़ेंगे और केंद्र की ओबीसी लिस्ट में इन्हें जगह दिलाएंगे। हमारा निवेदन है कि जो धोखा 10 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के जाट समाज को देती आ रही है, वो धोखा देना बंद करें, अपने पुराने वादे पूरे करें, और अगर पूरे नहीं करेंगे तो आज केजरीवाल दिल्ली के पूरे जाट समाज को ये वादा कर रहा है कि मैं आपके लिए संघर्ष करूंगा और मैं केंद्र सरकार से करवा के लेके आऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए जो मर्जी करना पड़े। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि केजरीवाल चाहते तो संवैधानिक तरीके से जाटों को ओबीसी में शामिल करने की सिफारिश करते, लेकिन 10 साल के बाद केजरीवाल को याद आया है कि जाट उन्हें वोट नहीं करते, इसलिए वो राजनीतिक पत्र लिख रहे हैं। तो जाट तो पिछले 10 साल से दिल्ली में हैं, इनको 10 साल से नहीं जागे, ये तो मुख्यमंत्री रहे। और दूसरा, ये तो भाई संविधान के आप शपथ खाकर मुख्यमंत्री बने थे। संविधान में एक तरीका है, अगर आपको कोई भी नई समुदाय को या समाज को किसी भी रिजर्वेशन में जोड़ना पड़ता है तो उसका एक तरीका होता है। हर राज्य का अपना कमीशन होता है, ओबीसी कमीशन होगा, भारत का एक ओबीसी कमीशन होता है, राज्य सरकार उसको रिकमेंडेशन दे सकती, तो वो सब काम करिए ना। राजनीतिक चिट्ठी लिखने से थोड़ी हो जाता है।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की आपसी जंग ने इंडिया गठबंधन के भविष्य पर सवाल खड़ा कर दिया है। इंडिया गठबंधन की ज़्यादातर पार्टियों ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर दिया है। यही नहीं, अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कह दिया है कि अगर गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए था तो इसे भंग कर देना चाहिए। इससे पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक के लिए ही बना था। ममता बनर्जी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को समर्थन का ऐलान कर चुकी हैं। शिवसेना यूवीटी ने कांग्रेस को नसीहत दी है कि वो आप पर हमलावर ना हो। अखिलेश यादव ने भी केजरीवाल के लिए प्रचार करने की बात कही है। आज उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इंडिया गठबंधन में एजेंडा और नेता कुछ भी स्पष्ट नहीं तो इसे भंग ही कर देना चाहिए। दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है तो फिर हमें मिलकर काम करना होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच क्या रिश्ता है? क्या इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर पहुंच गया है? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने संभल में 1978 में हुए दंगों की नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस से 1 सप्ताह के भीतर इस पर रिपोर्ट मांगी गई है। एक एएसपी और एक प्रशासनिक अधिकारी मिलकर ये जांच करेंगे। संभल में 1978 के दंगों में बड़े पैमाने पर हिंसा आगजनी हुई थी और कई हिंदू परिवारों को विस्थापित होना पड़ा था। हाल में संभल में प्राचीन कार्तिक महादेव मंदिर फिर से खोला गया है, जो इन दंगों के बाद 40 साल से बंद था। 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद में एक सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसक घटना के बाद इस मंदिर को खोला गया था। इसके बाद विधान पार्षद श्रीचंद शर्मा ने संभल में 1978 के दंगों की जांच की मांग की थी। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। महाकुंभ की तैयारियां अपने चरम पर हैं और तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। सीएम योगी ने अरैल घाट पर स्नान घाट की तैयारियों का जायजा लिया और संगम पर मां गंगा का पूजन ध्यान किया। महाकुंभ के श्री गणेश के ठीक पहले योगी आज से 2 दिन संगम नगरी प्रयागराज में रहेंगे। इस दौरान वो संतों से भी मुलाकात करेंगे। महाकुंभ में अखाड़ों की एंट्री लगातार हो रही है। कुंभ नगरी में साधु संतों और श्रद्धालुओं की जमघट बढ़ रही है। आज से लगातार 3 दिन तक साधु संतों के 3 अखाड़ों की पेशवाई भी निकलने वाली है। 3 अखाड़ों की पेशवाई निकली और धूमधाम से उनका नगर प्रवेश हुआ। वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़ों निर्मोही, दिगंबर, निर्वाणी, अनिको की पेशवाई एक साथ निकाली गई। इसके साथ ही महाकुंभ में अखाड़ों की संख्या 10 हो गई है। उदासीन के 2 और एक निर्मल अखाड़े की पेशवाई बाकी है। पिछले कुछ साल से कॉटन टेक्सटाइल यूनिट पॉलिएस्टर में तब्दील हो रहे हैं। इसके पीछे क्या है कारण? क्या कॉटन के कपड़े अब कम बिकेंगे? ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। यह है अहमदाबाद का स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्सटाइल यूनिट। इसकी शुरुआती पहचान कॉटन के कपड़े बनाने में थी, लेकिन बीते कुछ सालों से फैक्ट्री पॉलिएस्टर कपड़ा भी बना रही है और इसकी वजह है पॉलिएस्टर कपड़ों की बढ़ती डिमांड। हमने हमारा पहला स्टेबलाइज कांकरिया टेक्सटाइल जब किया था, उस समय हम लोग पॉलिएस्टर से जुड़े हुए थे। तो 2002 से लेकर के 2010 तक हमने काफ़ी पॉलिएस्टर का काम किया। उस समय पॉलिएस्टर का चलन बहुत ज़्यादा था। उसके बाद 2012 के बाद में हमने टोटली कॉटन में कन्वर्ट हो गए। कॉटन प्राकृतिक है जबकि पॉलिएस्टर सिंथेटिक। दोनों की कीमत में भी काफ़ी अंतर है। एक और जहां फैक्ट्री में कॉटन 68 रुपये प्रति मीटर में बनता है, वहीं पॉलिएस्टर की लागत 36 रुपये प्रति मीटर ही आती है। कॉटन वैसे ही महंगा है और इस वक्त इसका भाव भी ऑल टाइम। एसोसिएशन का कहना है अहमदाबाद में करीब 125 यूनिट्स हैं, जिन यूनिट कॉटन से पॉलिएस्टर पर शिफ्ट चुकी हैं। कुछ यूनिट्स में और पॉलीस्टर है। इंडस्ट्री में आने वाले कारण है चीन से इंपोर्ट हो रहा सस्ता पॉलिएस्टर, जिस पर सरकार को ध्यान चाहिए। कॉटन सिस्टम में शिफ्ट होने का वजह है, एक तो अब पॉलिएस्टर कॉटन पे लगा और सप्लीमेंट आपसे रेट है का पॉलिएस्टर का जॉब
जॉब होता है, और अभी फिलहाल पॉलिस्टर की तरफ और चाइना का कपड़ा भी काफी ज्यादा हो रहा है। भारत पूरी दुनिया में कॉटन की सप्लाई करता है। ऐसे में कुछ जरूरी बदलाव करने से इंडस्ट्री के हालात स्तर पर आ रहा है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। अब सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल ले जाने पर इलाज से पहले किसी तरह की फीस देने की झंझट का नहीं होगा और इलाज तुरंत शुरू किया जाएगा। सरकार रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट की योजना लेकर आ रही है। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं रोहन सिंह। जी, अकेले पिछले साल 1,80,000 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई और उनमें से बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी अगर उन्हें गोल्डन आवर यानी कि पहले 1 घंटे में उनका इलाज शुरू किया जाता। तो लेकिन अभी भी बहुत सारे अस्पताल हैं जो सड़क दुर्घटनाओं के जो विक्टिम हैं उनको लेने से इनकार करते हैं। कई बार लोग जो ऐसे लोग हैं विक्टिम्स हैं उनको अस्पताल नहीं ले जाते क्योंकि शुरुआत में कौन सी फीस देनी पड़ जाए। तो ऐसी चीजें ना हो, इसके लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक इनिशिएटिव लिया है कि सड़क जो दुर्घटनाएं हैं उनके जो विक्टिम्स हैं उनका कैशलेस ट्रीटमेंट किया जाएगा 1 सप्ताह तक और 1.5 लाख तक की लिमिट रखी गई है। इसका जो पूरा खर्चा है वो सरकार वहन करेगी। शर्त यह है कि 24 घंटे के अंदर पुलिस को इसका इंफॉर्मेशन देना होगा। इसके लिए जो तरीका होगा, जो डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट है सड़क परिवहन मंत्रालय की, उसको सीधे कनेक्ट किया जाएगा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का जो ट्रांजैक्शन सिस्टम है उससे, ताकि जो फॉर्मेलिटीज हैं वो जल्दी की जा सके। और इसके लिए जो आयुष्मान भारत है उसके अंदर इनरोल जितने अस्पताल हैं वहां पे जो इलाज है वो किया जा सकता है। इससे पहले एक पायलट प्रोजेक्ट सरकार ने शुरू किया था 6 राज्यों में, वो सफल रहा पिछले साल और अब मार्च से इसे नेशन वाइड रोल आउट करने की बात कही जा रही है। उसके अगले कुछ दिनों में सरकार इसके लिए जो डिटेल टर्म्स हैं वो लेके आएगी, लेकिन मार्च के बाद से देश में कहीं भी कोई भी अगर सड़क दुर्घटना का विक्टिम है तो उसे सीधे अस्पताल ले जाया जा सकता है और जो सरकार है उसके कैशलेस ट्रीटमेंट का जो खर्च है वो पूरा वहन करेगी। मर्सिडीज बेंज ने भारत में अपनी पॉपुलर जी वैगन का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च किया है। नाम है G580। इसमें 116 किलोवाट आवर की बैटरी है और ये सिंगल चार्ज में 473 किलोमीटर का रेंज देती है। ये कार 4.7 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। इस कार में 360 डिग्री रोटेशन, जी रोड जैसे फीचर्स हैं। इस कार का एक शोरूम कीमत है 3 करोड़ रुपए। और टेक मेला यानी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो अमेरिका के लास वेगास से। CES 2025 में चाइनीज ईवी स्पेंग ने पेश की है एक उड़ने वाली कार। दरअसल ये इलेक्ट्रिक मिनी वैन है। क्या है इसकी कीमत और फीचर्स, चलिए जानते हैं। एक फ्लाइंग कार जो मास प्रोडक्शन में जाएगी 2026 में। पार्किंग की चिंता नहीं, टेक ऑफ की चिंता नहीं, लैंडिंग की चिंता नहीं, आपके पास $300,000 होने चाहिए। एक्सपेंग एरोट HT एरोस्पेस कंपनी है, चाइनीज ईवी स्टार्टअप एक्सपेंग है। उन्होंने CES के दौरान अपनी मॉड्यूलर फ्लाइंग कार और एक लैंड एयरक्राफ्ट कैरियर अनवेल किया। एसेंशियली एक मिनी वैन है विद अ स्मॉल फोल्डिंग eVTOL इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग व्हीकल, जो बिल्कुल हमारे पीछे है। ये आपके ट्रक के पीछे जाएगा। फॉर अ प्राइस ऑफ $300,000 इट इज योर्स। द कंपनी सेज कि उनके पास अभी तक फिलहाल 3,000 ऑलरेडी इंटेंट ऑर्डर्स आ चुके हैं। अभी रादर देन रिक्वायरिंग एन एक्सपेंसिव लार्ज हैंगर, एरो HT का ये इन्वेंशन आपको सिंपली अलाउ करता है एक गाड़ी में इस eVTOL को टक इन करने के लिए एंड टेक इट टू अ टेक ऑफ एंड लैंडिंग साइट, डिलीवर अ सिंगल कमांड। ये डिटैच होगा, अनफोल्ड होगा एक एयरक्राफ्ट के शेप में एंड देन आराम से आप इसे उड़ा सकते हैं। लगभग 20 मिनट तक इट विल बी इन एयर। नीचे आने के बाद मदरशिप के साथ रिकनेक्ट करेगा।
पीछे बिल्कुल ट्रंक में स्टोर होगा, तो पार्किंग की भी चिंता नहीं इसके। तो मदरशिप किस तरह से दिखती है, मोर और लेस टेस्ला का जो ट्रक है उसकी तरह 6 व्हील व्हीकल है ये। इनफैक्ट इट हैज गॉट अ फ्लोटिंग रूफ, डार्क व्हील आर्चेस एंड फोल्डेबल रेयर व्यू मिरर्स। बिल्कुल पार्क करने के बाद इसके जो फेंडर्स है वो रिट्रैक्ट होते हैं, ड्यूअल स्विंग डोर्स है जो ओपन होते हैं। अभी इस पूरे ईविटॉल को उस ट्रक में फिट इन करने के बाद भी 4 पैसेंजर्स उसमें बैठ सकते हैं, यानी कि पूरी की पूरी फैमिली बैठ सकती है। ये जो ईविटॉल है काफी लाइट वेट है, कार्बन फाइबर मटेरियल से बनाया गया है, 6 डक रोटर डिजाइन है इसमें, काफी कॉम्पैक्ट और यूनिक है। इनफैक्ट मैंने इसके अंदर जाके बैठ के इसे ट्राई भी किया, 2 लोग आराम से कंफर्टेबली इसके अंदर बैठ सकते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में लगी भीषण आग से 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। 1 लाख से ज़्यादा लोग पलायन को मजबूर हुए हैं, इसमें कई सेलिब्रिटी भी शामिल हैं। अनुमान के मुताबिक आग से $52 अरब से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। ये अमेरिका की सबसे भीषण आपदाओं में से एक बन गया है। कैलिफोर्निया हॉलीवुड समेत अमेरिका के टीवी और फिल्म जगत का हब है। यहाँ लॉस एंजलिस शहर के करीब लगी इस आग में सैकड़ों घर खाक हो चुके हैं। ये आग जिन इलाकों में लगी है वहाँ कई सेलिब्रिटीज़ के घर हैं। हॉलीवुड हिल्स का एक हिस्सा भी आग की चपेट में आ गया है और लोगों को इलाका तत्काल खाली करने का आदेश भी दिया गया है। मंगलवार से शुरू हुई ये आग शुष्क मौसम और तेज़ हवाओं के चलते फैलती जा रही है। बड़ी संख्या में फायर फाइटर्स आग बुझाने के काम में लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी आग के और फैलने की आशंका जताई जा रही है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर रही है लगातार अपडेट और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ। नमस्कार।